हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। आज हम लोग जो हमारी टेस्ट श्रृंखला चल रही है, जांचें परखें अपनी तैयारी, इस सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स और एनर्जेटिक्स के क्वेश्चंस की। आप लोगों ने पेपर दिया होगा बेटा। थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग बेटा इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ए रिएक्शन प्रोसीड थ्रू टू पाथ। सबसे पहली चीज समझने की ये है ना बेटा इसमें कि जो मैं रिएक्शंस की बात कर रहा हूं, दो पाथ, यानी ये एक्स है और ये जेड है। ये रिएक्शन अगर एक स्टेप में कंप्लीट हो या कई स्टेप में कंप्लीट हो, अगर दोनों में प्रोडक्ट सेम होता है तो ये हेस लॉ कहलाता है और दोनों में एनर्जी भी हमारी सेम होगी, यानी Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, यानी आंसर बी जो है वो हमारा क्या है, सही है। तो 51 का आंसर आ गया बी। अगला क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट। देखिए इसमें कंफ्यूजन होता है आपको, कहां पे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा, कहां पे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा। सिंपल सी बात समझिए, जिसके रिस्पेक्ट में आप बात करते हैं ना, वहां से सोचना शुरू करिए। जैसे मैंने कहा हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ वन मोल, एक मोल बनाना, यानी हमने वहां पे प्रोडक्ट को प्रेफरेंस दिया। हीट ऑफ कंबशन की अगर बात करते हैं तो कंबशन का मतलब होता है एक मोल को जलाना, यानी यहां पे हमने रिएक्टेंट को प्रेफरेंस दिया। बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं तो कहते हैं एक मोल बॉन्ड को तोड़ना, यानी मैंने रिएक्टेंट को प्रेफरेंस दिया। तो जिसको प्रेफरेंस आप देते हो उसी के अकॉर्डिंग आप लगाओ। आपने फॉर्मेशन में प्रेफरेंस दिया प्रोडक्ट को, तो वहां प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा। कंबशन में प्रेफरेंस दिया आपने रिएक्टेंट को, तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा। बॉन्ड एनर्जी में आपने प्रेफरेंस दिया रिएक्टेंट को, तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा। आप चेक कर लीजिए। तो हीट डेल्टा एच, हीट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के अंदर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या एब्सॉर्ब होती है उसी को बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन, एंड दैट इज इक्वल टू रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। गलत है। फॉर्मेशन दिया हो तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, बॉन्ड एनर्जी में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं होगा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा। तो आंसर सी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पर हमसे पूछा जा रहा है, रिएक्शन है S प्लस 3/2 O2 SO2, यहां पे 2x एनर्जी है, SO2 हाफ O2 चेंज इनटू SO3 y एनर्जी है। हमसे कहा जा रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2, यानी SO2 चेंज इनटू SO2। आपको मैंने रिएक्शन सेट करना सिखाया था, तो जैसे ध्यान दीजिए, अगर S और ये S दोनों क्या है, सेम साइड है, यानी कि ये क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा। अब यहां पर देखिए SO2 और हमारा SO2 इधर राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में, इसका मतलब ये माइनस होगा। यानी कहने का मतलब इस रिएक्शन को सेम रखो और इस रिएक्शन को रिवर्स करके जोड़ दो तो वैल्यू मिल जाएगी। यानी ये तो 2x रहा और ये हमारा क्या हो गया, माइनस वाई, तो आंसर मिल जाएगा 2x माइनस वाई, यानी ये हो जाएगा x प्लस O2 चेंज इनटू SO2 प्लस 2x माइनस वाई। दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन है, हमें कह रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अमोनिया। पहले जिसके फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखनी है उसको लिख लो। फॉर्मेशन का मतलब होता है एक मोल, और किससे बनाना, उसके स्टेबल एलिमेंट से। स्टेबल एलिमेंट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हो गए, इसको बैलेंस करिए तो 1/2 N2 and 3/2 H2 हो गया। यहां पर देखिए N ट्रिपल बॉन्ड N है, ये H बॉन्ड है, और जब भी हमें सबकी बॉन्ड एनर्जी दी होती है, जहां पर भी हमें बॉन्ड एनर्जी दी होती है और डेल्टा H निकालना होता है, तो हमेशा हम करते हैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। और आप क्वेश्चन में देख लीजिए तो आपको दिया हुआ है बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH, HH और NN। NN की एनर्जी
ये हो गई आपकी 945, ठीक है ना। एनएन की एनर्जी कितनी है 945.36, और कितना है बेटा ये हाफ, ये इनकी एनर्जी हो गई, प्लस 3/2, 3/2 इंटू एच की जो एनर्जी है वो है 435। ये रिएक्टेंट की एनर्जी को जोड़ दीजिए, माइनस कितने NH हैं 3NH है, कितने NH हैं 3NH हैं। अब देखिए यहां पर बॉन्ड एनर्जी NH की हम लोग बात करें तो दी हुआ है बॉन्ड एनर्जी 389, तो ये 3NH यानी कि 3 इंटू 389। तो आप यहां क्या करेंगे, ये हो गई हमारी यहां पर देखिए, तो बेटा ये रिएक्टेंट का और ये किसका हुआ माइनस प्रोडक्ट का, यानी हमें करना है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो ये पूरा रिएक्टेंट का एनर्जी और ये यहां पर प्रोडक्ट की एनर्जी, तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे बेटा तो आंसर हमें मिल जाएगा -41.82। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में देखते हैं व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज। पहली बात तो देखिए यहां पर दिया क्या है, इसका दिया है हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसका दिया है हीट ऑफ फॉर्मेशन। आप कहेंगे इसका क्यों नहीं दिया, जो भी स्टेबल एलिमेंटल स्टेट में होते हैं उनका हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है, इसका भी क्या हो गया 0 हो गया। तो डेल्टा H इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखिए प्रोडक्ट की जगह आप इसको रखेंगे, रिएक्टेंट की जगह इसको रखेंगे, वैल्यू दी हुई है, सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा A। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए द स्टेटमेंट चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज सेम, दैट इज द हेस लॉ। सोचना नहीं है, डी आंसर है। द हीट ऑफ कंबशन ऑफ CH2, हमने बताया था अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर जैसे मान लीजिए C+2S चेंज इनटू CH2 है, इसका हम डेल्टा H निकालना चाहते हैं और यही इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा, और रिएक्शन में इसका कंबशन दिया हुआ है और इसका भी कंबशन दिया है और इसका भी जो है वो कंबशन दिया है। अगर हमें रिएक्शन में कंबशन दिया होता है तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए हीट ऑफ कंबशन कार्बन का 2 इंटू हीट ऑफ कंबशन आपके सल्फर का, ये रिएक्टेंट का हो गया, माइनस हीट ऑफ कंबशन जो है वो CH2 का। यहां पे सबकी वैल्यू पुट करिएगा, सॉल्व करने पर आंसर A आ जाएगा। चलिए बॉन्ड एनर्जी दी हुई है HCl की और आपसे पूछा जा रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन HCl दिया हुआ है। तो पहले हम लिखते हैं बेटा हीट ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन। आप यहां देखिए यहां पर ये दे दिया है HCl और हमसे पूछा जा रहा है डेल्टा H या डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये हमें दिया हुआ है हीट ऑफ फॉर्मेशन -91 हो जाएगा, एनर्जी रिलीज हो रही है तो -91 होगा। इसकी बॉन्ड एनर्जी और इसकी बॉन्ड एनर्जी हमसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। भैया देखो हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखी और सबकी बॉन्ड एनर्जी दी हुई है, और हम जानते हैं अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी दी हो तो वहां रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, तो डेल्टा H इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, यानी इस हिसाब से बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 ये हाफ प्लस हाफ इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2, ये पूरा का पूरा हो गया रिएक्टेंट का, माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl, ये वैल्यू हमसे पूछी जा रही है और ये डेल्टा S दिया -1। यहां से सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद जो है बेटा 58 का आंसर जो है वो C आ जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देखो बेटा एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं फेवर होती है वो हाई टेम्परेचर से, और एक्सोथर्मिक के लिए जो है हमें लो टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि एंडो का मतलब होता है एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, हम एनर्जी एब्जॉर्ब करना चाहते हैं और आप टेम्परेचर दे करके एनर्जी को क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब टेम्परेचर दिया तो हमें एनर्जी की जरूरत है और आप हमें एनर्जी क्या कर रहे हैं दे रहे हैं, इसका मतलब आप हमें क्या कर रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब टेम्परेचर शुड बी लो, 59 का C।
फॉर विच ऑफ द प्रोसेस डेल्टा एस इज निगेटिव। देखिए एंट्रोपी हमारी निगेटिव है, मतलब एंट्रोपी हमारी घट रही है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंट्रोपी बढ़ती है, लेकिन जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो एंट्रोपी घटती है। अब देखिए 1 एटीएम से 8 एटीएम गया, यानी प्रेशर बढ़ा तो एंट्रोपी घट रही है, तो आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है ना। जब भी देखिए लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जाते हैं, एंट्रोपी बढ़ रही होती है। यहां पर देखिए जब कोई चीज डिसोसिएट होता है तो एंट्रोपी बढ़ रही होती है। तो आंसर इसका जो है बी है, प्रेशर बढ़ाने पे एंट्रोपी जो है हमारी क्या करती है, घटती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस की बात अगर आप करते हैं, भाई वो प्रोसेस जिसमें पे हमें बार बार एनर्जी देना पड़ रहा है, जो प्रोसेस अपने आप से नहीं चल सकता है। तो अगर किसी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी को ट्रांसफर करना है तो मैं बिना एनर्जी दिए वहां पे प्रोसेस नहीं चल सकता है। आंसर डी इज करेक्ट। बाकी जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं बेटा सब के सब स्पॉन्टेनियस है। शुगर डिसॉल्व करना हो गया, दो गैस को मिक्स करिए, या प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन, ये सारी अपने आप हो जाती हैं। कह रहा फॉर ए रिएक्शन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। देखिए बेटा आपको याद हो तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस हो, इसके लिए निगेटिव होना चाहिए। ये वैल्यू हमको निगेटिव मिले तो इसके लिए ये वैल्यू आप क्या रखिए, निगेटिव, और ये वैल्यू रखिए पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव से मल्टीप्लाई होकर निगेटिव आएगा, ये निगेटिव होगा, निगेटिव निगेटिव जोड़ोगे हमेशा मिलेगा निगेटिव। यानी ये वैल्यू हमारी निगेटिव है, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक है। डेल्टा एस पॉजिटिव है, मतलब प्रोसेस हमारा क्या है, प्रोसेस हमारा एंट्रोपी जो है वो बढ़ रही है। यानी एक्सोथर्मिक हो और एंट्रोपी बढ़ रही हो तो हर टेम्परेचर पे प्रोसेस हमारा क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। चलिए व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, आप जानते हो बेटा कि देखिए डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 NR log V2 अपॉन V1। V2 फाइनल आपको दिया है 100 और ये दिया है 10। R की वैल्यू जूल में निकालना है तो 8.314, ये है 1। यहां से डेल्टा एस सॉल्व कर लीजिएगा। डेल्टा एस सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 19.14 जूल पर केल्विन। यहां पे R की वैल्यू पे विशेष ध्यान देना है। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है 2K प्लस L 2M डेल्टा E दिया हुआ है, कोई बात नहीं, हम सबसे पहले डेल्टा NG पे जाएंगे। डेल्टा NG हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट होता है, तो 2 माइनस 3 ये आ गया -1। डेल्टा H इक्वल टू होता है डेल्टा E प्लस डेल्टा NG RT। ध्यान दीजिएगा डेल्टा E है हमारा किलो जूल में, -10.5 इंटू 10 टू पावर 3, ये हमने जूल में बदल दिया। डेल्टा NG की वैल्यू -1 है, R की वैल्यू 8.314 रख दिया, और टेम्परेचर जो है यहां पर टेम्परेचर डेल्टा H स्टैंडर्ड की बात कर रहा है 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 298 हो गया। ठीक है ना, स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। देखिए ना यहाँ पे स्टैंडर्ड दिया हुआ है तो 298 हम यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद जब आप डेल्टा एच यहां से निकाल लिए, उसके बाद डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, वही स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 रखिए, डेल्टा एच की वैल्यू निकाल के यहां रखिए, 298 केल्विन रखिए, डेल्टा एस आपको ऑलरेडी दिया हुआ -44.1 रखिए, यहां से डेल्टा जी कैलकुलेट करिए। डेल्टा जी जब कैलकुलेट करेंगे तो ए वाला आंसर आएगा पॉजिटिव में, जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ये जूल में था, इसको किलो जूल में बदल लीजिएगा, ना चाहिए रहने दीजिएगा, क्योंकि ये भी जूल में, ये भी जूल में, वैल्यू जूल में आएगी, अब किलो जूल में बदल लीजिएगा, आंसर ए हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 में एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव होगी, स्पॉन्टेनियस है डेल्टा जी निगेटिव होगा, साइक्लिक मतलब स्टेट फंक्शन, साइक्लिक मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो तो भाई डेल्टा एच और डेल्टा ई स्टेट फंक्शन है, ये 0 होंगे। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है, तो 65 का आंसर जो है वो डी है, डी 65 आंसर है। चलिए बेटा, विच इज द करेक्ट रिलेशन। अब यहां पे हम रिलेशन की बात करें तो हम जानते हैं डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी, या एल एन के पी इज इक्वल टू माइनस डी नॉट
आर टी, ठीक है। या इसी को बेटा जब केपी के फॉर्म में लिखोगे तो केपी इक्वल टू ई पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी, यानी डी वाला आंसर जो है हमारा करेक्ट है। अब आते हैं 67 पे। देखिए, द स्टेट ऑफ गैस कैन बी डिस्क्राइब बाय द कोटिंग द रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंड अमाउंट्स। आंसर डी इज करेक्ट। On the basis of thermochemical equation, find out which of the algebraic sum give the option A to D। इसमें देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए बेटा हम सी ग्रेफाइट की रिएक्शन निकालना चाहते हैं, तो आप देखिए सी ग्रेफाइट से हाफ सीओ बना और सीओ से CO2 बना, इन दोनों रिएक्शन को आप जोड़ दीजिए तो ये वैल्यू मिल जाएगी। यानी इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 प्लस 3, यानी सीधे सीधे आ जाएगा बेटा x इज इक्वल टू y प्लस जेड, यानी सी आंसर यहां पे करेक्ट है। फिर देखिए 69, द इंथैल्पीज ऑफ एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट अगेन एंड जीरो, द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, सी आंसर है। इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का मतलब आप जानते हैं, सब्लिमेशन का मतलब ये होता है कि सॉलिड से हमको गैस बनाना था, पहले सॉलिड से लिक्विड बनाइए और लिक्विड से फिर क्या करिए, गैस बना दीजिए, यानी फ्यूजन और इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। आंसर ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट? भाई देखिए डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस PB होता है, पहला वाला ही गलत है भाई। यहां पे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, सिस्टम और सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो होगा, डेल्टा इज इक्वल टू Q प्लस W, डी वाला जो है वो सही है, यानी 71 का आंसर जो है वो ए है। यहां पर देखिए क्लोरीन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है जब भी फॉर्मेशन होगा प्रोसेस हमारा क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, और फॉर्मेशन में एक्सोथर्मिक है और दो मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं, वहां पे एंट्रोपी जो है आपकी क्या करेगी। तो देखिए बेटा 72 का आंसर जो है डी है, दो मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं, एंट्रोपी घट रही है, तो आंसर क्या हो गया, डी। 72 का आंसर डी। फॉर्मेशन है, एक्सो हो गया, फॉर्मेशन है, एंट्रोपी घट रही है, दो मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, आंसर डी इज करेक्ट। अब देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछ रहा है पीवी वर्क कहां से ज्यादा होगा। भाई जहां पे पी और वी का एरिया सबसे ज्यादा होगा वहां पे मैक्सिमम वर्क डन होगा, आंसर भी दिख रहा है, यहां पर एरिया जो है अंडर कर्व क्या है, ज्यादा, तो यहां पे वर्क डन ज्यादा, पी वाला है। Which one of the Cp minus Cv is equal to R होता है, जानते हैं, 74 का आंसर सी है। A gas is allowed to expand a well insulated, insulated का मतलब हो गया Q की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, डेल्टा E इज इक्वल टू क्या होगा, Q प्लस W, तो Q हमारा जीरो हो गया, W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, जो W की वैल्यू होगी वही डेल्टा E की भी वैल्यू हो जाएगी। मैंने कहा एक्सटर्नल प्रेशर 2.5 है, माइनस 2.5 हो गया, चेंज इन वॉल्यूम जो है 4.5 से 2.5 है, ये वैल्यू हमको लीटर एटमॉस्फेयर में आई, जूल में बदलने के लिए 101.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 का जो आंसर है वो बी आ जाएगा, माइनस 5.505 अप्रोक्सीमेट में आएगा ये। देखिए सेट पैरामीटर, पाथ फंक्शन जो पाथ पे डिपेंड करे, दो ही होता है, एक हीट होता है, वर्क होता है, आंसर ए इज करेक्ट। देखिए बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ x2 y2 सब दिया हुआ है और कह रहा है, जैसे देखिए x2 प्लस y2 चेंज इनटू xy, ये जो डेल्टा H है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ xy है, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए जब आप लिखोगे डेल्टा H, इसकी बॉन्ड एनर्जी दी है, तो बॉन्ड या पहले रिएक्शन लिखो हाफ, ये बैलेंस होगा तब ना हीट ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन होगा, बॉन्ड एनर्जी हाफ इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ x2 प्लस हाफ इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ y2 माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ xy, ठीक है। और बॉन्ड एनर्जी हीट ऑफ फॉर्मेशन xy का ये दिया हुआ है -200। अब यहां पे देखो भैया x2 के लिए, इसके लिए मानो x, इसके लिए भी मानो x और इसके लिए मानो x/2, यानी x2 के लिए x माने हो तो ये x/2 हो गया, और y2 के लिए तुमने माना 0.5 तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 0.5x, और इसके लिए जो हम निकालना है तो इसको मान लो a
और यहां से एक अननोन वेरिएबल है, लेकिन है formation of -2 bond energy of X2, नहीं बॉन्ड एनर्जी ऑफ एक्स वाई का, ये एक्स दिया, सॉरी बेटा ये क्या है एक्स। अब यहां से तुम x की वैल्यू निकाल लो, जब x की वैल्यू निकालोगे बेटा तो वहां से तुमको मिल जाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ x, ठीक है ना। ये x की जो वैल्यू आएगी इसकी बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी, वही बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी, एक्स वाई की भी हो जाएगी। तो x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। समझ रहे हैं? पहली बात करना क्या, फिर से सुन लीजिए, हमने हाफ x2 प्लस हाफ y2 चेंज इनटू xy, यहां पे डेल्टा एच आपको दिया जो कि हीट ऑफ फॉर्मेशन है, ठीक। सबकी बॉन्ड एनर्जी दी हुई है, मैंने बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट लिखा, इसकी वैल्यू x के टर्म में थी तो x/2 हो गया, इसकी 0.5 x/2 होगा और इसका x हो गया। ये वैल्यू किसके बराबर 200, यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिएगा तो 77 का आंसर जो है वो C आ जाएगा। चलिए उसके बाद है एसर्शन रीजन है, ध्यान से देखिएगा। एसर्शन रीजन, वेरिएबल लाइक द पीवीटी आर कॉल्ड स्टेट फंक्शन, द वैल्यू डिपेंड ओनली स्टेट ऑफ द सिस्टम, बिल्कुल सही है। 78 का आंसर जो है वो ए है। चलिए 79, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है। इलेक्ट्रिक फैन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई तो मैकेनिकल वर्क में दैट मूव्स द ब्लेड, बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है, एसर्शन और रीजन दोनों सही है। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होती है, ठीक है ना, स्टेट फंक्शन है। टेम्परेचर इंटेंसिव, दोनों बात सही है लेकिन एक दूसरे के रीजन नहीं है, तो 80 का आंसर जो होगा वो बी जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ NH4Cl इन वाटर इज एंडोथर्मिक बट इट डिसॉल्व इन वाटर, सही है। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ NH4 एंट्रोपी, दोनों बातें सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। 81 का आंसर भी जो है बी जाएगा। 82, डेल्टा G हैज द यूनिट ऑफ एनर्जी, डेल्टा H एंड T डेल्टा S एनर्जी डिपेंडेंट टर्म, दोनों बातें सही, एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। यूनिट ऑफ एनर्जी भी होती है, एनर्जी डिपेंडेंट होती है। 82 का आंसर ए हो जाएगा। 83, अब इसमें देखिए, पहले देखिए डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू डब्ल्यू प्लस क्यू, जीरो है मतलब ये एडियाबेटिक चेंज है, ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंज है, ये आपका इरिवर्सिबल के लिए है। पी एक्सटर्नल जो होता है जहां भी फ्री एक्सपेंशन होता है वहां पे होता है, यानी 83 का आंसर जो है आपका ए है, 1 का ए वाला आंसर है। फिर देखिए Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर होता है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी होती है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो होता है वो चेंज इन एंथैल्पी होती है, QCT, यानी 84 का आंसर जो है सी है। 85, पहला देखिए CH4 का कंबशन हो रहा है, ठीक है, मिल गया कंबशन 3, H2 बॉन्ड टूट रहा है, NaCl की लैटिस एनर्जी टूट रही है, NaCl, अब यहां पे देखिए NaCl वाटर में डिसॉल्व हो रहा है तो सॉल्यूशन हो गया, यानी 85 का आंसर जो है वो डी है, यानी कि 1 का 3 कंबशन है पहला वाला रिएक्शन, उसके बाद B का 4 डिसोसिएशन है, सही है, C का 2 भाई लैटिस एनर्जी की यहां बात हो रही है, और उसके बाद यहां पे इसको डिसॉल्व किया, सॉल्यूशन हो गया। अगला है सिस्टम इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर वर्क और एनर्जी, आप जानते हैं बेटा कि उस सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 87 का ए हो गया। द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ गैस, डेसी, इसमें समझने की बस एक ही बात है भैया, ये जो डेसीमीटर क्यूब होता है ना, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। आप देखिए तो ये हो गया 6, ये हो गया 2, और एक्सटर्नल प्रेशर है आपका 3 एटमॉस्फेयर, जो वैल्यू आएगी लीटर एटमॉस्फेयर में आएगी, 101.32 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द आंसर इन जूल। 88, 89, द प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल। देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस जो होती है ना वो इक्विलिब्रियम में होती है, और बहुत आपका प्रोसेस जो होता है वो स्लो होता है, ठीक है ना, प्रोसेस जो है वो स्लो चेंज होता है। 89 का सी। एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, एडियाबेटिक एक्सपेंशन है तो Q की वैल्यू 0 होगी, डेल्टा E बराबर W हो जाएगा, यानी आंसर बी इज करेक्ट।
द इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द डिफरेंट इंटरमीडिएट रिएक्शन, इंटरमीडिएट पे नहीं डिपेंड करता है। सी 91 का सी, कंसीडर द गिवन चेंज 1 मोल ऑफ गैस, आंसर द फॉलोइंग। ए से बी, ए से बी में आप देखिए तो वॉल्यूम आपका कांस्टेंट हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक चेंज हो गया। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन CO प्लस हाफ O2 CO2, ये 1 मोल है, यहां 1.5 मोल है, 1 माइनस 1.5 करेंगे 0.5 आएगा, डेल्टा एनजी की वैल्यू 0.5, यहां देखिए डेल्टा एनजी की वैल्यू 0.5 है, माइनस में आ रहा है। 93 का आंसर जो है वो ए हो जाएगा। देखिए इजी क्वेश्चंस है, मैच द फॉलोइंग कॉलम। यहां कुछ नहीं करना है, आपको सबके डेल्टा एनजी की वैल्यू निकाली, यहां डेल्टा एनजी 0 है, यहां डेल्टा एनजी 1 है, यहां डेल्टा एनजी -2 है, यहां डेल्टा एनजी 2 है, बस सीधे रख लीजिए 94। 94 का आंसर जो है वो बी हो जाएगा। Hess law is based on the law of conservation of energy, आंसर बी इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट, भाई कोई भी रिएक्शन अगर ओपन बीकर में हो रही है तो वो ओपन सिस्टम होगी, क्योंकि एनर्जी और मास दोनों का एक्सचेंज हो सकता है। 96 का ए, फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्रेशन इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू एडियाबेटिक वर्क, सही है। अगर Q वर्क डन ऑन द सिस्टम हो तो पॉजिटिव होगा, बाय द सिस्टम हो तो निगेटिव होगा। तो 97 का आंसर डी है, सारे के सारे सही हैं। सेलेक्ट द करेक्ट। Q पॉजिटिव मींस हीट एब्जॉर्ब हो रही है सराउंडिंग से, निगेटिव मींस इवॉल्व हो रही है सराउंडिंग से, ठीक है ना। तो 98 का आंसर सी है, मींस हीट ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम, मींस करेक्ट स्टेटमेंट। हाँ ठीक है, जब हम हीट लेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव। 98 का सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। देखिए इस ऑल नेचुरल प्रोसेस जो होती हैं स्पॉन्टेनियस होती है, लेकिन किसी भी डायरेक्शन में नहीं होंगी, इरिवर्सिबल होती है और यूनि डायरेक्शन होती है। आंसर बी जो है इसका इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंट्रोपी, एंट्रोपी जो होती है किसी भी सिस्टम की रैंडमनेस को बढ़ाती है, जब भी डिसऑर्डर बढ़ता है तो एंट्रोपी घटती नहीं है, बढ़ती है। तो आंसर ए इसका क्या है, आपका सही है। तो ये थे बेटा आपके थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस, और ऐसे ही बेटा हम लोग बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। और अब हम लोग बेटा सॉल्ट एनालिसिस के भी कुछ लेक्चर्स डिलीवर करेंगे। तो फिर मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बेटा, ऑल द बेस्ट। टू और एक्सटर्नल प्रेशर है आपका 3 एटमॉस्फेयर, जो वैल्यू आएगी लीटर एटमॉस्फेयर में आएगी, 101.32 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द आंसर इन जूल। 88, 89, द प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल। देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस जो होती है ना वो इक्विलिब्रियम में होती है, और बहुत आपका प्रोसेस जो होता है वो स्लो होता है, ठीक है ना, प्रोसेस जो है वो स्लो चेंज होता है। 89 का सी, एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। एडियाबेटिक एक्सपेंशन है तो Q की वैल्यू 0 होगी, डेल्टा E बराबर W हो जाएगा, यानी आंसर बी इज करेक्ट। The enthalpy change of reaction does not depend on the different intermediate reaction, intermediate पे नहीं डिपेंड करता है। C 91 का C, consider the given change 1 mole of gas, आंसर द फॉलोइंग। A से B, A से B में आप देखिए तो वॉल्यूम आपका कांस्टेंट हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक चेंज हो गया। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन CO प्लस हाफ O2 CO2, ये 1 मोल है, यहां 1.5 मोल है, 1 माइनस 1.5 करेंगे 0.5 आएगा, डेल्टा एनजी की वैल्यू 0.5, यहां देखिए डेल्टा एनजी की वैल्यू 0.5 है, माइनस में आ रहा है। 93 का आंसर जो है वो ए हो जाएगा। देखिए इजी क्वेश्चंस है, मैच द फॉलोइंग कॉलम। यहां कुछ नहीं करना है, आपको सबके डेल्टा एनजी की वैल्यू निकाली, यहां डेल्टा एनजी 0 है, यहां डेल्टा एनजी 1 है, यहां डेल्टा एनजी -2 है, यहां डेल्टा एनजी 2 है, बस सीधे रख लीजिए 94। 94 का आंसर जो है वो बी हो जाएगा। Hess law is based on the law of conservation of energy, आंसर बी इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट, भाई कोई भी रिएक्शन अगर ओपन बीकर में हो रही है तो वो ओपन सिस्टम होगी, क्योंकि एनर्जी और मास दोनों का एक्सचेंज हो सकता है। 96 का ए, फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्रेशन इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू एडियाबेटिक वर्क, सही है। अगर Q वर्क डन ऑन द सिस्टम हो तो पॉजिटिव होगा, बाय द सिस्टम हो तो निगेटिव होगा। तो 97 का आंसर डी है, सारे के सारे सही हैं। सेलेक्ट द करेक्ट। Q पॉजिटिव मींस हीट एब्जॉर्ब हो रही है सराउंडिंग से, निगेटिव मींस इवॉल्व हो रही है सराउंडिंग से, ठीक है ना। तो 98 का आंसर सी है, मींस हीट ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम, मींस
करेक्ट स्टेटमेंट, हाँ ठीक है, जब हम हीट लेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव, 98 का सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। देखिए इस ऑल नेचुरल प्रोसेस जो होती हैं स्पॉन्टेनियस होती है लेकिन किसी भी डायरेक्शन में नहीं होंगी, इरिवर्सिबल होती है और यूनिडायरेक्शन होती है। आंसर बी जो है इसका इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंट्रोपी, एंट्रोपी जो होती है किसी भी सिस्टम की रेंडमनेस को बढ़ाती है, जब भी डिसऑर्डर बढ़ता है तो एंट्रोपी घटती नहीं है, बढ़ती है, तो आंसर ए इसका क्या है, आपका सही है। तो ये थे बेटा आपके थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस, और ऐसे ही बेटा हम लोग बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, और अब हम लोग बेटा सॉल्ट एनालिसिस के भी कुछ लेक्चर्स डिलीवर करेंगे। तो फिर मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बेटा, ऑल द बेस्ट।